वेलकम बैक टू DMT यूट्यूब चैनल। इन टुडेज लेक्चर, आज का जो DDMS का लेक्चर है, हम इसमें कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है। और थोड़ा सा हम कवर करेंगे कि स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल पढ़ते हैं। आपने जावा में भी एक बार पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है वो, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी लेक्चर में दिया होगा, बताया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। वो ही चीज DBMS में भी है। तो अभी हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज बेस्ड अपॉन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। These situations are represented as objects with different attributes. All these objects have multiple relationships between them. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल होता है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस पे बेस्ड है। ये सिचुएशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, जिनके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती हैं। एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, the real world entities and situations are represented as objects in the object oriented database model. कुछ भी हमारी रियल वर्ल्ड में एंटिटीज जो होती है, एंटिटीज मैंने क्या बताया कि कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे मैं हो गई, आपका फोन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारी क्या होती है रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ये एंटिटीज ये सिचुएशंस हम ऑब्जेक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। एवरी ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एट्रीब्यूट्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग मेथड्स। अब उन्हीं ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हम मेथड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लास क्या होती है। क्लास, सिमिलर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर यूजिंग ए क्लास। एक जैसे एट्रीब्यूट्स या मेथड्स को अगर हम ग्रुप बना दें तो वो कहलाएगा एक क्लास। इनहेरिटेंस, अ न्यू क्लास can be derived from the original class. The derived class contains attributes and methods of the original class as well as its own. सबसे पहले क्लास को एक्सप्लेन करते हुए आपको रियल वर्ल्ड से प्रैक्टिकली बता के, सपोज एक वेजिटेबल होती है, कोई भी सब्जी होती है, आलू या पोटैटो या बनाना, ब्रिंजल हो गया आपका, ये सारी क्या जितनी भी वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर हो गया, लेडी फिंगर हो गया। तो अगर हम इन सारी वेजिटेबल्स को एक ग्रुप में इकट्ठा कर दें, उसमें लिख दें वेजिटेबल्स, तो वो क्या होगी, ये सारी क्लास बन जाएगी। किस चीज की? सब्जी की क्लास बन जाएगी वेजिटेबल्स की। आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं जो आपके साथ के, जो जिनका कोर्स आपके जैसे सिमिलर है, आप BCA थर्ड ईयर में तो वो भी से थर्ड ईयर में। तो क्लास बेसिकली क्या होता है, उन सब चीजों का कलेक्शन, उन सब एंटिटीज का कलेक्शन या उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो या सिमिलर एट्रीब्यूट्स हो, उसे हम कहते हैं क्लास। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस के लिए आपको जानना पड़ेगा कि सुपर क्लास क्या होती है और सब क्लास क्या होती है। सुपर क्लास हो गई, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में मैंने आपको डाल दिया ये ब्रिंजल आ गया, पोटैटो आ गया, ये कॉलीफ्लावर आ गया, लेडी फिंगर आ गया। तो ये वेजिटेबल क्लास में जो सब्जी इंक्लूड हो रही है, उनमें भी मैं सपोज मैंने कॉलीफ्लावर में डाल दिया कि 3 टाइप की कॉलीफ्लावर होती है, ब्रोकली या व्हाइट कॉलीफ्लावर, राइट। तो मतलब एक क्लास जो सबसे ऊपर हुई वेजिटेबल हो गई, वो कहलाएगी सुपर क्लास, राइट। अब उसके नीचे जो क्लास आई जो वेजिटेबल्स के नाम, वो कहलाएगी सब क्लास। अब उनके नीचे भी जो आई, ठीक है, सिर्फ ब्रोकली आ गई, कॉलीफ्लावर की क्लास हो गई ग्रीन कॉलीफ्लावर, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक तो मेन वेजिटेबल्स के कहलाएगी, वो सब्जी जाएगी, इसीलिए उसे हम बोलेंगे सब
ब्राउन स्पैरो। अब जो रेड स्पैरो है, ब्राउन स्पैरो है तो ये भी बर्ड ही बर्ड क्लास में आती है, ठीक है। तो क्योंकि ये पेरेंट क्लास हुई यहाँ पर बर्ड और रेड स्पैरो हो गई उसकी चाइल्ड क्लास या सब क्लास। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक तो वो डिराइव करेगी ना, है तो वो बर्ड ही, उसके फेदर्स होंगे, उसकी बीक होगी। तो मतलब वो क्या करती है कि नीचे सबसे नीचे क्लास होती है, वो ऊपर की मेन क्लास पेरेंट क्लास में सारे फीचर्स को अपने अंदर इनहेरिट करती है। उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इसे बुकिश लैंग्वेज में जान लेते हैं क्या होता है एक्चुअली इनहेरिटेंस। A new class can be derived from the original class. The derived class contains attributes and methods of the original class as well as its own. एक नई क्लास डिराइव की जा सकती है ओरिजिनल क्लास में से, ठीक है। जो डिराइव क्लास होती है वो कंटेन करती है एट्रीब्यूट्स को, जो मैंने अभी आपको बताया कि बर्ड में से क्लास थी स्पैरो, स्पैरो में से क्लास बना दी हमने रेड स्पैरो और ब्राउन स्पैरो। तो जो नई क्लास बनाई जो रेड स्पैरो है वो डिराइव की ओरिजिनल क्लास में से, ठीक है, उसमें से निकाली। जो डिराइव क्लास हो गई जो रेड स्पैरो ब्राउन स्पैरो, उसके जो एट्रीब्यूट होंगे, जैसे मैंने बताया उसके बर्ड्स के फीचर्स होते हैं, बीक होती है, सभी बर्ड्स के फेदर्स होते हैं। तो उसके जो एट्रीब्यूट होंगे, उसके जो मेथड्स होंगे वो अपने तो खुद के होंगे अलग, बल्कि ओरिजिनल क्लास के भी सारे मेथड्स वो कंटेन करेंगे। इसका एग्जांपल पढ़ लीजिए। एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज, एक एग्जांपल पढ़ते हैं हम डेटा मॉडल का। शेप, शेप में क्या मेथड से, दो मेथड से, गेट एरिया और गेट वेरिएबल। शेप क्या करता है, देखिए एक मैंने एट्रीब्यूट दिया, शेप हो सकती है किसी भी चीज की, कोई भी हो सकती है। इसमें दो मेथड्स लगा दिए मैंने, एक तो गेट एरिया करके, एक गेट वेरिएबल करके। अब शेप सर्कल भी हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है। सर्कल में कैसे कैसे नापते हैं, सर्कल में होता है सेंटर और एक रेडियस, रेक्टेंगल में होती है लेंथ और ब्रेड्थ, ट्रायंगल में होता है बेस और हाइट। शेप, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल आर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस मॉडल। इस मॉडल में शेप, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सर्कल का के एट्रीब्यूट्स है सेंटर और रेडियस। किसी भी सर्कल का सेंटर होता है और उसकी रेडियस होती है, तो वो उसकी क्या होगा, एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेक्टेंगल के एट्रीब्यूट्स हो गए लेंथ और ब्रेड्थ, किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। ट्रायंगल के एट्रीब्यूट्स हो गए इसी तरह बेस और हाइट। द ऑब्जेक्ट्स सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल इनहेरिट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शेप। ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे इसमें, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ये अपनी प्रॉपर्टीज किस में डिराइव करेंगे, ऑब्जेक्ट शेप में से। तो इनकी जो क्लास हुई ये हो गई सब क्लास, और जो मेन क्लास होगी शेप वो कहलाएगी आपकी पेरेंट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए सेट ऑफ एंटिटीज एंड क्रिएट ए जनरलाइज्ड एंटिटी फ्रॉम इट। जनरलाइजेशन में क्या होता है, हम किसी भी एंटिटीज के सेट में से कॉमन प्रॉपर्टीज का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसकी एक जनरलाइज्ड एंटिटी बना देते हैं। ये बॉटम अप अप्रोच होता है, क्योंकि ये बॉटम से जाके अप तक जाता है, ऊपर तक जाता है। इसमें दो से ज्यादा एंटिटीज जनरलाइज की जा सकती है हायर लेवल एंटिटी में, इफ दे हैव सम एट्रीब्यूट्स इन कॉमन, अगर उनमें कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हो। फॉर एग्जांपल, student and faculty can be generalized to a higher level entity called person. Suppose एक entity है, ठीक है, person। अब person में भी दो entities आ गई, कोई person एक student भी हो सकता है, वही person कोई teacher भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, person एक वो हो गया जनरल अमाउंट कहलाएगी। सपोज देखो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगी। ये है पर्सन, ठीक है, एक एंटिटी, राइट। एक एंटिटी है फैकल्टी, एक एंटिटी है स्टूडेंट। अभी ट्रायंगल बता रहा है जनरलाइजेशन।
स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट हो गए स्टूडेंट की फीस, ठीक है। मतलब कोई अगर इंसान की फैकल्टी है और कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो एक पर्सन भी तो हो सकता है। तो ये टॉप टू बॉटम हो गया, मतलब इन दोनों को नीचे से लेकर पता चला कि एक फैकल्टी है एक स्टूडेंट है, अब उन्हें कंबाइन कर दिया तो टेक्निकली फाइनली एक पर्सन ही होंगे, ठीक है। अब पर्सन के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं पर्सन का एड्रेस, नेम, और फैकल्टी के स्टूडेंट के हो सकते हैं एंटिटी के एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट की फीस। अब पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन क्या होता है। इन स्पेशलाइजेशन an entity is divided into sub-entities based on their characteristics. स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कोई भी एंटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं छोटी एंटिटीज में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर हायर लेवल एंटिटीज स्पेशलाइज इनटू 2 or more लेवल एंटिटीज। वो क्या था, बॉटम अप अप्रोच, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक जाते हैं स्पेशल जनरलाइजेशन में। हमेशा याद रखना स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि जनरलाइजेशन बॉटम से अप अप्रोच होता है, उसका ऑपोजिट स्पेशलाइजेशन होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। स्पेशलाइजेशन में क्या होती है, एक ही एंटिटी को सब एंटिटीज में डिवाइड कर देते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। टॉप डाउन अप्रोच होता है जहां हायर लेवल एंटिटी को स्पेशलाइज किया जाता है 2 or more एंटिटीज में। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय एंटिटी इन एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी स्पेशलाइज्ड टू डेवलपर, टेस्टर एक्सेट्रा एज शोन इन फिगर 2। इन दिस केस कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एक्सेट्रा बिकम पार्ट ऑफ हायर एंटिटी। अब देखिए इस डायग्राम में एक एंटिटी है एम्प्लॉय, राइट। ये सिंबल देखना, ये क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन का सिंबल जो टॉप डाउन अप्रोच है। एम्प्लॉय इज अ टेस्टर, इज अ डेवलपर। अब एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का नेम। वो एम्प्लॉय एक टेस्टर भी हो सकता है, वही एम्प्लॉय एक डेवलपर भी हो सकता है। और उस टेस्टर का एट्रीब्यूट हो सकता है टेस्टर का टाइप, क्यों किस टाइप का टेस्टर है, ठीक है। एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया स्पेशलाइजेशन क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है इसमें कि एम्प्लॉय कुछ भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, डेवलपर भी हो सकता है। और इसका सिंबल होता है इस तरह का, इज अ जहां लिखा है ना, ये इज अ रिलेशनशिप है और ये इस तरह का इज अ रिलेशनशिप है, जनरलाइजेशन। अब एग्रीगेशन क्या होता है, an ER diagram is not capable of representing relationship between an entity and a relationship which may be required in some scenarios. In those cases, a relationship with its corresponding entities is aggregated into a higher level entity. For example, employee working for a project may require some machinery, so required relationship is needed between relationship works for an entity machinery. ये जानना क्या होता है ER एग्रीगेशन। कोई भी ER डायग्राम क्या होता है, वो केपेबल नहीं होता रिलेशन, कभी कभी कोई ER डायग्राम केपेबल नहीं होता रिलेशनशिप क्रिएट करने के किसी एंटिटी में और एक उसके रिलेशनशिप के बीच में, कभी कभी किसी किसी सिनेरियो में। ऐसा कब होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप होता है करस्पॉन्डिंग एंटिटीज में उसे हम एग्रीगेट कर देते हैं हायर लेवल एंटिटी में। अब ये मैं इतनी टेक्निकल टर्म्स बोल रही हूँ, समझते हैं ऐसे। इससे एग्जाम्पल हो गया, कोई एम्प्लॉय है किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, उसे मशीनरी की जरूरत है, ठीक है। तो 2 रिलेशनशिप हो गए, एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट से वर्क्स फॉर उसमें काम करता है पर रिक्वायर्स मशीनरी। एक और हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, कैसे करेंगे, रिक्वायर रिलेशनशिप हमें जरूरत है वर्क्स फॉर और एंटिटी मशीनरी के बीच में। जैसे ये देखो, ये प्रोजेक्ट एंटिटी है, ये एम्प्लॉय एंटिटी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट से कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय की मशीनरी की जरूरत है, तो वर्क्स फॉर का ही रिलेशनशिप बन जाएगा मशीनरी से, एक एंटिटी बना देंगे मशीनरी जिसमें आ गया रिक्वायर मशीनरी।
fabricated into single entity and relationship requires created between applicated entity and machinery. इस तरह देख सकते हैं आप जो दो रिलेशनशिप बन गए, ठीक है, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय रिक्वायर मशीनरी, तो ये दो रिलेशनशिप आ गए वर्क्स फॉर रिक्वायर। अब इसे हमने एग्रीगेट कर दिया एक सिंगल एंटिटी मशीनरी में, ठीक है। तो आज हमारे तीन ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन। और हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक क्या था आज का? हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ये यूनिट ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, जो टॉपिक्स शायद रह गए होंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सीधे न्यू यूनिट से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।